जनरली लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 घंटे काम करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 5,000 रुपए रिक्रूटर को देते थे, उनसे बॉन्ड साइन कराते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते थे। ये इंडिया ना, यहाँ कर लेते हैं लोग ऐसे। इट इज ईजी टू गेट इन्फ्लुएंस इन योर अर्ली डेज ऑफ करियर। सबको अमीर होना है, सबको पैसे चाहिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया, फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि आपने कौन सा रास्ता छोड़ दिया। इफ यू हैव द फीलिंग दैट यू आर डूइंग जॉब फॉर ए कंपनी, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बी लीडर। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट ऑलवेज। स्टार्टअप विदाउट हसल नहीं हो सकती। पहले 6 महीने मैंने सूरज नहीं देखा था। फर्स्ट 6 मंथ बहुत चैलेंजिंग, रेवेन्यू नहीं था, जीरो रेवेन्यू था, घर चलाने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आई वाज डूइंग दैट। रिक्रूटमेंट इनटू टेक्नोलॉजी इज रियली डिफिकल्ट। आई डोंट वांट टू बी जस्ट सीवी सेंडर टू माय क्लाइंट। कमीशन आपका सैलरी पे। $4 बिलियन की मार्केट है। पहले इंस्पायर नहीं था, अभी है। आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, बट व्हेन आई आस्क देम व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उनको पता ही नहीं होता है। I was the top recruiter in Yahoo, Myntra, Amazon. Myntra was not even available for shopping platform at that moment. They were just designing T-shirts for Indian cricket team, and they were looking to start something in technology. जब उनका पहला इंजीनियरिंग जो हमने हायर किया था, उसमें मैं इन्वॉल्व था। Ola also came in early days of my journey. Companies founder driven ही होती है at certain level. मैं ये नहीं बोलूंगा यार इन्फोसिस नारायण मूर्ति से driven है। Resume means somebody should be able to understand you in easy way. आपने किया क्या है, आप कौन, that is it. Resume इससे ज्यादा कुछ प्ले नहीं करता है। तो प्लीज बताइए किस किस तरह के रोल्स हैं आपके पास? टेक्निकल रिक्रूटर, उसके ऊपर हायरार्की में प्लस मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, इवन वी आर ओपन टू हायर VPs टू, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स टू बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, सारे रोल्स पे हम हायरिंग कर रहे हैं। अभी एज अ फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी आप क्या करते हो इन सक्सेस में? ये तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, बट आई डू। कि अगर रिक्रूटमेंट फर्म बनाना है, एजेंसी बनाना है, तो क्या करना पड़ता है? आज हमने बात की है इस एपिसोड में प्रीत सिरोही, फाउंडर एंड CEO ऑफ सक्सेस पैक्ट। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से पूरी ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में ही थे वो, और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। एंड में हमने जॉब्स भी शेयर किए। उनके पास में अभी 70 to 80 हायर्स का रिक्वायरमेंट है, जो कि डिफरेंट रोल के लिए है, जो मैं आपको चाहूँगा कि आप वो पॉडकास्ट पूरे एंड तक देखें और फिर उस पर अप्लाई करें। हम डिस्क्रिप्शन में जॉब फॉर्म देंगे, आप उसमें ये डाल सकते हैं कि आप किस रोल के लिए जाना चाहते हैं, किस एक्सपीरियंस पे, और फिर हम आपका CV, आपके रिज्यूमे जरूर उनसे फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो आपको हायर कर पाए। सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग, इंटरेस्टिंग फाउंडर, CEO, CXOs लोग आने वाले हैं और आपको उनसे जॉब्स मिलने वाली है, आपको उनसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले इंडस्ट्री के बारे में। Now we have today Preet Sirohi, CEO and founder of Success Pact. Preet, welcome to our company की podcast. Thank How you. are you doing? I'm doing well. लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। I'm not the person that who born and brought up in a city. Okay. Brought up in a village, to be very honest, where my grandparents were staying, which is in Uttar Pradesh, Okay. डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ठीक है। तो वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया गुलावटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के थ्रू। अच्छा। मैंने अपना BSc कंप्लीट किया वहाँ से। आई वाज लुकिंग फॉर माय करियर एंड आई फाउंड अ रिक्रूटमेंट जॉब इन अ कंपनी व्हिच वाज इन बीकानेर। किस ईयर की बात है ये? इट वाज इन 2006। जो मेरे पहली कंपनी के मेरे बॉस थे वो IIT कानपुर से थे, उनका नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। ही थॉट टू प्लान जॉब बोर्ड लाइक naukri.com। अच्छा। एंड उन्होंने वो जॉब बोर्ड स्टार्ट किया, बट पैरेलली उन्होंने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी भी स्टार्ट करी वहाँ अच्छा। ओके। पे। एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट है उनका प्रॉपर। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनसे जब मैं उनसे पहली बार मिला। मैं गया बीकानेर, आई वर्कड फॉर अराउंड 6 मंथ ओके। एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर बैंगलोर। इट वाज रियली न्यू फॉर मी बिकॉज कंप्यूटर नया था। आई नेवर डन कंप्यूटर बिफोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड थिंग्स वर इन इंग्लिश एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू नो कि यार जो काम मैंने कभी किया ही नहीं है अपने आसपास, वो मैं करूंगा कैसे। बट समहाउ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे हैव बिल्ट देयर, वो बड़ा अमेजिंग था। लर्निंग एनवायरनमेंट था पूरा, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करते थे वहाँ पे लोग। आपको फ्रीडम था काम करने का, बहुत सारी गलतियां कर सकते थे आप। सो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। 6 मंथ आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर बैंगलोर एंड लकीली आई वाज द फर्स्ट वन दैट हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम बीकानेर टू बैंगलोर। आप ग्रेजुएशन क्या करके गए थे वहाँ पे? मैंने BSc किया। तो आप रिक्रूटमेंट में एकदम से कैसे चले गए? I was looking to shape up my career.
तो मेरे लिए था गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी एज यूजुअल, जैसा हमारा पूरे कंट्री में गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी दिया जाता है। बिल्कुल। तो मेरा भी माइंडसेट वैसा ही था कि यार कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर लेते हैं, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक मिल नहीं रहा था। आई थॉट कि यार चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। कैसा रहा बैंगलोर का जर्नी और एक्सपीरियंस, क्या क्या किया आपने? Bangalore was not so filled with North Indian people at that moment in 2006. तब आपको majority of crowd South India से मिलता है. 10-20% people were from North India. So it was really difficult to communicate with all these people. Regularly English में बात करनी है वहाँ से, क्योंकि this is the only one common language. And that was really challenging to me. यार आप सारा दिन इंग्लिश में कैसे बात करते हो? बिकॉज दैट वाज नॉट माय एनवायरनमेंट एट दैट मोमेंट. आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम, इवन बीएससी तक. बीएससी भी आपने हिंदी में किया? करेक्ट, हाँ. माइंड ब्लोइंग. और आपने इंग्लिश लैंग्वेज देन इन दैट केस आपने जॉब पे ही सीखा है? यस. तो वहाँ जब मैं बैंगलोर में गया तो मैंने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया. वहाँ पे आई वाज गेटिंग इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स. व्हाइल डीलिंग विद द क्लाइंट्स दैट यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट्स, द प्रॉब्लम्स जिनको आप सोल्व कर रहे हो रेगुलरली. तो Correct. आई वुड से कि रिक्रूटमेंट एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस नहीं है. व्हेन स्पेसिफिकली यू डील फॉर टेक्नोलॉजी हायरिंग्स, तो थोड़ा साइंटिफिक होता है. थोड़ा आपको रिसर्च, नॉलेज एंड कलेक्टिव डेटा आपको सारा इवेलुएट करके आप वो काम कर सकते हो. तो आपने वहाँ पे कितने टाइम तक काम किया? आई थिंक 3.5 years. मैं 1.5 साल पहले बैंगलोर में वहीं रहा और ठीक है. परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि जनरली लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 घंटे काम करता हूँ. क्यों ऐसा, क्यों आप 16 घंटे क्यों काम करते थे? मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद जो रिक्रूटर्स हैं, जो उस इंडस्ट्रीज के लिए एजुकेट हुए हैं, उनके कंपटीशन में मैं ज़्यादा बेटर काम तभी कर पाऊंगा जब मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ. देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स. होता है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क. मुझे लगता है आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करती है, बट मेरा अपना मानना है कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. 100%. एटलीस्ट फॉर few years of your career, you will have to put your 200%. ये करेक्ट भी है एक्चुअली. आई ऑल्सो से टू माई टीम ऑलवेज दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट ऑलवेज, राइट? हार्ड वर्क करने वाला स्मार्ट वर्क सीख जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा. अगर हार्ड वर्क करके उसने एक टाइम दे दिया उस चीज़ में, राइट, तो उसको समझ में आ जाएगा इसको कैसे इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते, एफिशिएंसी के साथ कर सकते. वही स्मार्ट वर्क है. लेकिन एक स्मार्ट वर्क जिसको ये आ रहा है, अगर वो मान लो कोर्स ट्रेनिंग करके आ रहा है, राइट, उसको पता है कि इसको कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें वो लगा नहीं रहेगा तो वो उस लेवल का आउटपुट नहीं ले सकता. जैसे मेरे करियर में भी मेरे को याद है, जैसे आप तो 16 घंटा बोल रहे हो, मैं तो 12 घंटा ही करता था. 8 घंटा प्लस 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा पहले सुबह में स्टार्ट जल्दी करता था, रात को 9-10 बजे तक काम कर रहा हूँ. एवरीवन हैज गॉन, राइट. एंड क्योंकि मैं अगर 4 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 3 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, राइट, तो हफ्ते का देखोगे तो आप 5 दिन भी वर्किंग डेज है तो 15 आवर्स में ज़्यादा दे रहा हूँ, राइट. इसका मतलब मैं एक दिन से ज़्यादा, मैं मेरा एक्चुअली आप समझो लगभग 1.5 और 2 डेज मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ किसी और से. तो आई विल बी ऑलवेज अहेड देन देम, राइट, वेदर आई हैव टैलेंट और नॉट डजंट मैटर. तो ये एकदम करेक्ट आपने बोला है. नहीं, इसकी डेफिनेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो अलग सकती होती है. है. टू बी वेरी फ्रैंक, आई वोंट से वीक में आपको कितना काम करना चाहिए या मंथ में आपको कितना काम करना चाहिए. द पॉइंट इज वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग टू योर वर्क, ये जेन्युइनली आना चाहिए. अगर आप जेन्युइनली 8 घंटे काम कर रहे हो, आई थिंक इट इज हार्ड वर्क. इनिशियल जर्नी में जब आप एकदम यंग होते हो, आप किसी कंपनी में स्टार्ट करते हो, तो आप अगर अपने आप को ये इजी गोइंग में ना रखो, राइट, कि हाँ मेरा तो इतना ही काम है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे 8 घंटे काम करने हैं, विच इज़ फाइन. यू कैन डू दैट एंड इफ यू आर स्मार्ट वर्कर देन 8 आवर्स इज मोर देन इनफ, Absolutely. राइट. लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा क्योंकि आप हिंदी में बात करते थे, आपको सीखना था बहुत सारी चीज़ें, राइट, रिक्रूटमेंट के बारे में जानना था. जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं आपके साथ में, वो अगर उन्होंने उनका एक्सपोजर था तो वो ऑलरेडी उस चीज़ को उस वे में कर सकते थे. लेकिन क्योंकि आपकी मेरी जर्नी अगर मैं बोलूँ डिफरेंट है अगर, राइट, तो वो डिफरेंट को मैच कैसे करना है किसी को भी जो वो करना चाहता है, वहाँ पे अगर बोलूँ तो आई थिंक दैट वुड बी राइट, राइट. हाँ, तो लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज बहुत होता बड़ा है. चैलेंज है, You can learn any day any language in the world. राइट. It is easy to learn. I won't say कोई भी language difficult होती है. Just about the habit that you carry. People doesn't get focused towards work for 8 long hours. It is a tough job.
it is not easy to carry 8 hours focused job. I know everybody needs rest, everybody needs personal life. I also required it. I also require rest. Even I was requiring in my early days too. Hmm. But the point is, my hunger was higher. Hmm. I was looking something else. I was looking to do everything whatever possible for me. Hmm. एंड वो जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो मेरे अपने एक गोल के लिए थे. बट सक्सेस डजंट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग कि आप हार्ड वर्क कर लो सक्सेस मिलेगा, नहीं, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं. आप स्मार्ट वर्क करो सक्सेस मिलेगा, वो भी जरूरी नहीं है. इट ऑलवेज रिक्वायर हाउ द डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू. What kind of opportunities coming? Are करेक्ट. you acting on it? एक मूवी थी कमीने, हाँ. उसका ना एक डायलॉग था. अच्छा. वो बोलता था कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया, हाँ. फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि आपने कौन सा रास्ता छोड़ दिया. क्या बात है. तो जितना मुझे लगता है कि आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है हम्म. कि जो आप कर रहे हो उसमें रिस्क है, प्लस आपका जो सक्सेस रेशियो है वो आप कैसे देख सकते हो. हम्म. नो, कैसे विजुलाइज कर रहे हो आप अपने फ्यूचर को. यहाँ से बैठ के अगले 5 साल बाद अपने आप को कैसे विजुलाइज कर सकता हूँ, हम्म. तो शायद मैं वहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर सकता हूँ, मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है. हम्म. And parallelly I can also work for my target. People doesn't look for ahead in their life. It is easy to get influence in your early days of career. सबको अमीर होना है, सबको पैसे चाहिए. आप कितना क्लियर हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्यों एफर्ट मार रहे हो. जो चाहिए आप उसके लिए काम करो. हाँ यार, बुरी बात थोड़ा ना है, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, बट व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे. आप जब सुबह उठते हो तो आप उसके लिए कितने अटेम्प्ट्स करते हो कि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से आपकी लाइफ में एड ऑन हो जाएगा. हम्म. तो दैट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. ठीक है, आपने 3 साल फिर वहाँ काम किया, फिर क्या किया आपने? आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ए डिफरेंट कंपनी. हम्म. मेरी ही कंपनी से मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक अपना एक स्टार्टअप किया. ठीक है. वो भी रिक्रूटमेंट में ही था. कौन सी कंपनी? एनजी करियर. NG नाउ Careers. इट इज एनजी ग्लोबल. ओके. द फाउंडर कॉल्ड मी फर्स्ट कि यार तुम मेरे साथ काम करो, ठीक है. इवन बिफोर फाइनलाइजिंग हिज प्लान टू स्टार्ट द कंपनी. अच्छा. तो हम लोग इनिशियल से बात करते थे ठीक है. क्या करना है, कैसे करना है. ही स्टेटेड दैट मैं तुम्हें पार्टनरशिप दूंगा, हम ऐसे काम करेंगे, हम इसके बाद इतना मूव कर लेंगे. बट मैंने उस पार्टनरशिप को थोड़ा डिक्लाइन किया वहाँ पे, बिकॉज आई डिडंट फील दैट आई एम एलिजिबल इनफ टू गेट ए पार्टनरशिप इन ए कंपनी नाउ, एंड देयर वाज नो प्लान टू स्टार्ट ए बिजनेस. इट वाज लाइक यार हाँ, लाइफ में थोड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा, आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन ए कंपनी फ्रॉम द स्क्रैच, ताकि मेरा वैल्यू बड़ा हो जाए. दैट वाज माय प्लान टू चेंज द जॉब, ठीक है. and I changed it. I have worked for around 1.5 years with them. Then I'm the only son at my home. I do have 2 younger sisters. ओके. Both of them were studying at that moment. So I thought कि यार मैं उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे NCR भी आना था. I was looking for some job in corporates, to be very honest. I was having an offer from companies like Adobe and couple of big names too. They were around 5-10 ऑफर्स, एंड मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे अपनी एज के अकॉर्डिंग मार्केट से कि यार ऑफर इवेलुएट करते हैं, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है. कहाँ से ऑफर आया था आपको? एडोबी एक कंपनी थी. ठीक है. And there was उसमें company रिक्रूटमेंट का ही startup. आया था, राइट? हाँ, टेक रिक्रूटमेंट का. तो आपने तब तक किस तरह के कोई ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपने काम किया था, रिक्रूटमेंट उनकी हेल्प की थी? यार अर्ली डेज में जब मैं अपनी पहली कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम शिक्षा प्लैनेट था उसमें ठीक है. करता था, तो मैं आई वॉज द टॉप रिक्रूटर इन याहू. ओके. तो याहू बड़ा फेमस नाम था उस टाइम पे, अमेजोन, एंड आई मेड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट्स देयर. एंड उसके अलावा भी बहुत सारे नाम्स थे, अदिति टेक्नोलॉजी और तलिश्मा 70mm करके एक स्टार्टअप होता था उस टाइम पे. और स्टार्टअप में काम किया था आपने, स्टार्टअप के फाउंडर्स वगैरह के साथ? हाँ, मतलब ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा. एनजी करियर्स में जब मैं था तो मिंत्रा वाज नॉट इवन अवेलेबल फॉर शॉपिंग प्लेटफॉर्म एट दैट मोमेंट. दे वर जस्ट डिजाइनिंग टी-शर्ट्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. अच्छा. दैट वाज देयर होलसेल वर्क, ओके. एंड दे वर लुकिंग टू स्टार्ट समथिंग इन टेक्नोलॉजी. जब उनका पहला इंजीनियरिंग जो हमने हायर किया था उसमें मैं इन्वॉल्व था. ओके. द फर्स्ट पर्सन हु गॉट हायर्ड इन इंजीनियरिंग इन फॉर मिंत्रा. मिंत्रा.
And from first to almost around 40 people, I contributed a lot for them, maybe 90+%. Ola also came in early days of my journey, and I did a very good job for them. And there were many companies like Spice, जो एक रिलायंस का प्रोडक्ट था, नोएडा में थी वो कंपनी। नोएडा की वो एक ही कंपनी याद है मुझे जो मैं अर्ली डेज में काम किया मैंने। एंड स्टिल ये सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं अभी भी, एज 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 इट वाज देयर। अब आपने अब कंपनी चालू की, राइट? करेक्ट। कैसा हुआ जर्नी? आपने कैसे स्टार्टअप, क्या आइडिया? आप क्यों नहीं सोचे उस समय कि दिल्ली एनसीआर में मैं जॉब, ट्रेडिशनल जॉब जो आप कर रहे थे, ट्रेडिशनल जॉब रूट क्यों नहीं लिया आपने? आप क्यों सोचे कि यार कुछ खुद का ही कर लेता हूँ? क्या था? यार मैं ना लेने वाला था, बहुत सारे ऑफर्स कलेक्ट करने के बाद आई वाज टॉकिंग टू मैनी पीपल, तो वन ऑफ माय फ्रेंड गिव मी अ सजेशन। ही सेड यार व्हाई डोंट यू टॉक टू कपल ऑफ योर एक्स क्लाइंट्स एंड सी इफ दे वांटेड टू वर्क विद यू। मैंने सोचा यार कितना कमाना है, माई सैलरी इज नॉट मोर देन 20 लाख रुपीज, क्या मैं इतना कर पाऊंगा? तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड देयर वाज नो प्लान टू स्टार्ट ए बिजनेस, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे माइंड में। पहला अटेम्प्ट था कि मैं कहीं कुछ रहने के लिए अरेंजमेंट करता हूँ, बिकॉज आई जस्ट गॉट मैरिड एंड माई वाइफ वॉज स्टेइंग इन विलेज। तो मुझे लगा कि नहीं, गाँव गाँव में क्यों रहेंगे, साथ में रहेंगे ना, यहाँ पे नई नई शादी हुई है। हाँ। तो मैंने द्वारका में फ्लैट लिया, वहाँ मैंने अपना पूरा सेटअप बनाया एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फर्स्ट 6 months it was really challenging, and I got couple of clients at my first week only. People were showing trust on me because I was a very good recruiter for startups. So when you're dealing with startups, so this is the one strong things, that it is easy for you to share yourself within the people who already done these things in their life. बिकॉज अगर आप एक फाउंडर के साथ काम कर रहे हो, आप उसको उसकी जर्नी के 10 साल बाद बोलते हो कि यार मुझे भी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है ये बोलना कि हाँ करो ना। रीजन क्योंकि वो एक काम कर चुका है। हाँ। तो मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डील करता था और मुझे वहाँ से बहुत पुश मिला कि मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट 6 मंथ वॉज चैलेंजिंग, रेवेन्यू नहीं था, जीरो रेवेन्यू था। आई वॉज इन द सिचुएशन जहाँ पे होता है ना यार, आपको अपने घर घर चलाने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आई वॉज डूइंग दैट। तो फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो मुझे बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली। बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती थी मेरे ऊपर, तो एक ज़रूरत थी कि यार करना ही है। तो ये कौन से ईयर की बात है? 2011 I have started working in July, but the company got registered in August. आपने पहला क्लाइंट कब लैंड किया? पहले Immediately? दिन। पहले दिन ही तो basis मैंने पे? काम ही ऐसे स्टार्ट किया ना। अच्छा। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो हॉलिडे आईक्यू में सीटीओ थे। हॉलिडे आईक्यू बड़ी फेमस कंपनी है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने सर अगर मैं काम करता हूँ तो विल यू ट्रस्ट मी दैट आई कैन बी एबल टू सर्व यू? ही सेड हाँ यार, तू ही तो सर्व कर रहा था। मैंने सर मेरे पास कोई ऐसा रजिस्टर्ड कंपनी की ईमेल आईडी भी नहीं है। बोलो तो रिज्यूमे भेजना, मुझे क्या करना है उससे। मैंने सर पैसे मिलेंगे क्या अगर क्लोज मैंने कर दिया तो? ही सेड हाँ मिल जाएंगे। कितना परसेंट देते थे उस टाइम पे? परसेंटेज तो वही थे, 10% ही था। ये चेंज हुआ नहीं है, आज भी लगभग वही 10 से 15 के बीच में होता है, मतलब। बट सैलरी चेंज हो जाती है ना। ऐसा नहीं है, परसेंटेज तो चेंज सैलरी से होता है ना, कमीशन आपका सैलरी पे है। आपने सबसे पहला अपना बिगेस्ट क्लाइंट कब एक्वायर किया, मतलब स्टार्ट करने के बाद जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा डील था? इन माई फर्स्ट ईयर अमेजोन। अगर मैं जानना चाहूँ कि जैसे जो हमारी जनता देख रही है, तो अगर वो जानना चाहे कि अगर रिक्रूटमेंट फर्म बनाना है, एजेंसी बनाना है, तो क्या करना पड़ता है? देयर हैज टू बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। फिर आप उसका कितना स्केल देखते हो एंड हाउ आर यू एग्जीक्यूटिंग इट, दैट डिपेंड। तो अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि 2011 में जब मैंने अपनी नीड पे कंपनी स्टार्ट करी, 2011, 12, 13, वी वर ओनली 4 people. There were no scalability. It was just a freelancing job. मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, कुछ नोन थे जिनके साथ मैं काम करता था। पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। लोग ऐसे बुलाते थे, प्रीत की टीम से हो गया, प्रीत की टीम से काम करते हो गया। पीपल नो मी rather than सक्सेस पैक्ट। सक्सेस पैक क्यों नाम रखा आपने? क्या कोई रीजन था? सक्सेस पैक्ट इज समथिंग, अगर आप हिंदी में बोलो तो यार एक सफलता संधि ऐसा बोलते हैं।
So when you are making a good deals, the deals which is गिविंग giving सक्सेस success to companies, even for me, when the common success is getting celebrated, I believe I was looking for such kind of names and I liked it. आप जो बैटल कर रहे थे स्केल करने में वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कैसे किया? जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है ना यार, पीपल टॉक्स लाइक I'm doing requirement gathering, I'm giving solution to my clients. वो लोग यू नो आई थिंक वो बहुत जनरल और जेनरिक प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे यू हर्ड योर क्लाइंट, उन्होंने आपको बताया मुझे XYZ टाइप कैंडिडेट चाहिए, आपने वो नोट किया, आपने उसको कीवर्ड्स में क्राइटेरिया बनाया और सर्च किया और कैंडिडेट देखा यार हाँ ये है, इसमें डाल दिया। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, आपको समझना पड़ता है यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। करेक्ट। आपको टेक्नोलॉजी कौन सी टीम के लिए काम करना है, टेक्नोलॉजी किस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, उस बिजनेस को सपोर्ट करते हुए आपने जो स्केल देखा है, वो जो एक्सपीरियंस आपने किया है, क्या वो मैच करेगा या वो चाहिए तो वो ढूंढ के लाना पड़ेगा आपको। एंड फॉर दैट रीजन यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड समवन हु हैज सच नॉलेज अबाउट इट। एंड रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर थोड़ा ना काम करता है, यहाँ पे पीपल वर्क हु आर कमिंग फ्रॉम MBA, few आपको people are समझना coming from पड़ेगा। BTech as well, but वो BTech वाले वो इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियर नहीं बन पाते एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही। है ना। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रिक्रूटमेंट इनटू टेक्नोलॉजी इज रियली डिफिकल्ट, जब आप क्योंकि वो आपको actual स्किल recruitment कर आता रहे हो। नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको उस बंदे का प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या वो उस टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए उस तरह का इंजीनियर मिल रहा है, किस लेवल पे मिल रहा है, आपको ये गेज करना आना चाहिए, आपको डिफाइन करना आना चाहिए, राइट? आपको वो इंडस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए यार, अगर जावा है तो जावा क्यों यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, एब्सोल्युटली। इससे अगर क्या जावा frameworks की हैं? जगह ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स रिक्रूटर विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो लॉजिक है। अब लॉजिक के साथ आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हो, जिससे आपका बिजनेस स्केल करता है। तो ये कोई यू नो अलग दुनिया से आई हुई चीजें नहीं है, लोग सीख सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इसका दूसरा चैप्टर भी है, जब आप किसी टेक्निकल इंजीनियर से बात करते हो, उसे कोई जॉब सेल कर रहे हो और आपको उसकी जॉब के बारे में ABC नहीं पता है, दैट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक दैट पर्सन कन्विंस जो आप कंपनी, जो आप ऑफर उसको बेचना चाहते हो। मैं आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स के इंटरव्यूज भी लेता हूँ जो रिक्रूटर्स हमेशा क्लेम करते हैं दैट दे डील इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज फॉर टेक्नोलॉजी हायरिंग, बट व्हेन आई आस्क देम व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, नहीं एक्सप्लेन कर पाते। उनको पता ही नहीं होता है। सरप्राइजिंगली वो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनको प्रोडक्ट बताते हैं। तो पॉइंट ये है कि यार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को समझने के लिए भी तो रिक्रूटर्स चाहिए, एंड दैट वाज माय एम कि मुझे एक ऐसी कंसल्टिंग बनानी है जहां पे मेरा जब हायरिंग मैनेजर बात कर रहा होगा, मेरे से अपनी नीड एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो आई शुड हैव ए टीम which is understanding the requirement as well. I don't want to be just a CV sender to my clients. So that was my first aim. Second, I have seen recruiters who were not getting good offices even in the market. Nobody was, caring about it. भाई तुम कैसे काम कर रहे हो। मैक्सिमम कंपनीज के ऑफिस होते थे बेसमेंट में। एक कंपनी थी साइबोग कंसल्टिंग नोएडा में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 5,000 रुपये रिक्रूटर को देते थे, उनसे बॉन्ड साइन कराते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते थे। रिक्रूटर्स आके रोते थे जब हमारे पास कभी ऑफर आ गया उनके पास और वो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, वो रोते थे कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में अगर आपको 50 रिक्रूटर मिल जाएं जिन्होंने पहले अपना करियर साइबोग से स्टार्ट किया है, वो सारे रिक्रूटर्स आपको बता सकते हैं। तो अलाउड तो है नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो ले नहीं सकते हाँ, आप। बट ये इंडिया है ना, यहाँ कर लेते हैं लोग ऐसे। जितना मुझे मैं मतलब आई डोंट डिफेम दैम,
ना आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज जो दे रियलिटी है आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट नाउ, वो बंद हो चुके हैं, शट डाउन हो गई है वो ऐसी कंपनी। कंपनी तो बंद ही होगी, आगे या पीछे करके बंद ही होगी, लेकिन करेक्ट। आपने कितना नुकसान पहुंचाया है। I am just giving you example of consulting firms, the industry standard. I saw these type of companies in my early days and I decided I would like to go and facilitate recruit. Recruiters facilitate means यार किसी की नॉलेज बढ़ा दो, उसको स्किल्ड बना दो, उसका वैल्यू अपने आप ही बड़ा हो जाता है। स्किल गैप फिल कर दो आप, क्योंकि स्किल गैप ही सबसे बड़ा है। जैसे आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट हायरिंग में वो प्रोडक्ट कुछ और समझ रहे हैं, तो किस लेवल पे स्किल का गैप है वो तो आपको खुद ही इंटरव्यू में समझ में आ This रहा is all. This is just one of the gap I am explaining it. होगा। I rarely got that answer from a person who always admire to be in IIT. कि यार इंडिया में IIT कितनी है, खत्म हो जाते हैं। पीपल आर नॉट एबल टू आंसर इट। रिक्रूटर्स को सच में पता नहीं होता है। रिक्रूटर्स को दो बातें पता होती हैं बस, ये रिक्वायरमेंट है, इसमें जावा है, इसमें पाइथन है, इसको डालो, जितनी बार लिखा हुआ है सीवी में। बस वो सीवी मैच करने का काम। और आई थिंक टेक के अलावा बहुत सारी मार्केट में हायरिंग ऐसे हो भी जाती है, बट टेक में नहीं हो। सो आपने फिर स्केल किया, अभी एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी आप क्या करते हो इन सक्सेस पैक्ट? व्हाट इज योर रोल? यार ये तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा व्हाट आई डू। Because I feel that I am too busy in Success Pact. I still give my 12 hours every day to the company, but there's nothing specific. A leader always require to lead the team whenever they face challenges. I'm still building a good system in the company. I'm still very close to building culture, which I feel is really important to Really scale at that level. I do everything in my company. मैंने सब सीखा है. You won't believe it. I know a lot about even hardware, a lot about finance, HR, operation, business development, delivery. मतलब you just named it. क्योंकि आपने अर्ली डेज से सब कुछ एक एक करके बनाया है. प्रोक्योरमेंट भी आपको करना ही पड़ता है। and you have experience too. So I deal everywhere in company. किस तरह का लीडरशिप एज अ सीईओ होना चाहिए? वे टू अप्रोच द लीडरशिप। A leader should be transparent. Leader cannot be a diplomatic to the team. Somebody who can able to work from the ground. मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर बैठ के कंपनी आज भी चला सकता हूँ. You are recording it. Mark my words. अगर मैं सक्सेस पैक्ट नहीं चला रहा हूँ, I'll leave my most of the stakes. I'll take only the royalty what I deserve it. अभी हम लोग बैंगलोर ब्रांच रीओपन कर रहे हैं. 2016 में हमने एक बार पहले ओपन की थी, 2020 में कोविड से पहले बंद करनी पड़ी थी. हम फिर से बैंगलोर ब्रांच ओपन कर रहे हैं और मैं एक्साइटेड हूँ. मैं बैंगलोर ब्रांच की खुद रिपोर्ट लेने वाला हूँ और मुझे ग्राउंड पे काम करने का फिर से मौका मिले. मतलब आई एम नॉट हैविंग दैट पेन इनसाइड मी. एक और काम आ गया है। एक और काम आ गया. मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है और मैं ना बार बार इसके लिए अपनी टीम के सामने प्लान बना के देता हूँ. यार ये करेंगे, ये करेंगे. इवन दे आर नॉट बोदरिंग इट, क्योंकि उनके अपने काम हैं ऑलरेडी उनके पास. बट मैं उतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे मेरा एक्साइटमेंट होल्ड नहीं हो रहा है. तो आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. मुझे काम हमेशा वर्शिप ही लगता है. यार मजा आ जाएगा ये काम कर दिया तो. आई ऑलवेज फील अकाउंटेबल. आपके लाइफ के पिवटल मोमेंट्स क्या थे? 2013-14 के बाद I got that experience that how HR is important for a company. ये एचआर या टैलेंट एक्विजिशन पर? See, HR for the organization, For who your can build organization. culture. तो companies founder driven ही होती हैं at certain level. मैं ये नहीं बोलूंगा यार इन्फोसिस नारायण मूर्ति से ड्रिवन है, बहुत बड़ी कंपनी है. तो अभी जिस स्टेज में मैं हूँ या सक्सेस पैक्ट है, या अभी तक हम फाउंडर ड्रिवन लगते हैं. बट इससे बाहर आने के लिए आपको वो एनवायरमेंटल सेटल डाउन करना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर इट जस्ट कम्स विद द गुड कल्चर. जिस दिन मुझे ये समझ में आया, वहाँ से मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. एंड आई ऑलवेज गिव फ्रीडम टू माई HR पीपल. I always try to hire the best person in my company for HR.
तो आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे आई एम श्योर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आपने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, तो कुछ ऐसा आपको याद आता है कि कोई बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट था या इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिससे आपको मज़ा आया काम करके किसी का? यार मैं ना अभी बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। देयर इज स्टार्टअप जो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट करता है, रिगी डॉट क्लब। अच्छा। आपने नाम सुना होगा इनका। नहीं, मैंने नहीं सुना। सीरीज बी फंडेड कंपनी, ठीक है। काफ़ी सही कर रहे हैं। अनन्या नाम है उनका। दिस गाय ट्रस्टेड मी अलॉट। तो इनके साथ क्या हुआ था, इनको कोई तो टेक का बंदा चाहिए था। ही सेड कि यार प्रीत, इतने दिन से हायरिंग नहीं हुई है, ये वाला बंदा चाहिए। इसमें इतनी डिफिकल्टीज है, रिएक्ट के साथ हमें वाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं तो जो जनरली मुझे इंडस्ट्री से मिल नहीं रही है। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, विद इन 3 days, थर्ड डे द कैंडिडेट ज्वाइन। कैसे इतनी जल्दी कैसे? आपके तो पास रेडी था कैंडिडेट? सर ये हम पूल रेडी भी रखते हैं, और नेटवर्क का कमाल होता है। व्हेन यू आर मेंटेन्स नेटवर्क एंड यू डू हैव नॉलेज। और ये फिर से हुआ उनके साथ, एंड अब की बार बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेके आए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, टैक्स से रिलेटेड थी भी नहीं। ही सेड करेगा क्या, मेरा कैंडिडेट बैकआउट हो गया, मुझे 2 दिन में बंदा चाहिए। मैंने बोला हाँ सर। बोले मैं तेरे को दुगना पैसा दूंगा, तू क्लोज कर। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो 3-4 दिन में फिर से ज्वाइन करा दिया। इवन वो टैक्स से भी नहीं था। सी ये पैशन होता है। आई टेल यू वन स्टोरी। आप कभी सर्वोजित से पूछना, जो आपके को फाउंडर है। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड प्रोफेसी। द कंपनी रिसेंटली गॉट अ सीरीज बी फंडिंग $47 million। उनके फाउंडर हैं राज। ही स्टेज इन यूएस एंड ही वाज लुकिंग अ लॉट इनटू डेटा। उनको काफ़ी मेटा डेटा पे इस तरह के टेक्नोलॉजिकल कैंडिडेट्स चाहिए थे। उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया। हमने 45+ प्लेसमेंट्स दिए उनको। मतलब सैलरीज वाज मोर देन 1.5 CR ऑफ अ कैंडिडेट, एंड बिल्कुल फास्ट पेस में। तो हमने ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी जो डिमांड में थी। इंडिया में ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। उनके लिए सर्च करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो व्हाट वी हैव डन, हम लोग ना कोलेबोरेटिव एफर्ट मारते हैं ऐसे। एज अ सीईओ आप वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर क्या सोच रखते हैं? आई डोंट बिलीव कि लोग बहुत सारा काम ही करते रहे हमेशा। हम्म, पर्सनल लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी प्रोफेशनल लाइफ होती है। यार अगर मेरे घर में शादी है, मेरे किसी रिलेटिव के घर पे शादी है, मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ भी करने का कोई मीनिंग नहीं। आई हैव टू एंटर एंजॉय ऑल दीज मोमेंट्स जो मेरे कजन या मेरी फैमिली में बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे इन्फोसिस एल&टी के फाउंडर सीईओ नारायण मूर्ति जी, बहुत सारे लोग का, बहुत सारे शार्क्स का, इन लोग का वर्क लाइफ बैलेंस पे और स्पेशली हार्ड वर्क पे, आवर्स पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब सही हैं, गलत हैं, क्या होना चाहिए? देखो यार, मैं ना उनको गलत तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ। हुँ, आप वन वे स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा ये गलत है। करेक्ट। बट आप जब डिग डाउन करते हो ऐसे लोगों की रिसर्च के ऊपर, तो शायद आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर दे कम अप एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो ये पर्सनल स्टोरी के बेसिस पे होता है कि मुझे उन्होंने क्या ऐसा किया लगता है? है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं पर्सनली 18 घंटे काम कर सकता हूँ, 16 घंटे काम कर सकता हूँ, बट वो आपकी कैपेसिटी है या नहीं ये मैं नहीं जानता। बट आप 18 घंटे वाला काम हो सकता है 8 घंटे में कर दो, तो दैट्स अप टू यू। तो जैसा मैंने इनिशियली भी बोला, ये फोकस पे डिपेंड करता है। आप 16 घंटे, 15 घंटे या 90 घंटे वीक में बैठे रहो, डजेंट मैटर। आप प्रोडक्टिव दिन के 5 घंटे भी काम कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है इनफ। किसी भी फ्रेशर को अभी जो ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, चाहे वो टेक इंडस्ट्री हो, टेक स्पेस हो या नॉन टेक स्पेस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो या इंजीनियर्स हो, उनको किस आपका क्या सजेशन है? उनको स्टार्टअप में वर्क करना चाहिए या एंटरप्राइज में जाना चाहिए? ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे फ्रेशर्स को। कोई ग्लैमर से एंटरप्राइज में जाना चाहते हैं, ग्लैमर देख करके, वर्क देख करके, एक ब्रांड देख करके, और कई लोग का अलग ओपिनियन होता है। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, अगर फ्रेशर्स को आप एडवाइस देना चाहोगे तो? मुझे लगता है मुझे अपने करियर में क्लैरिटी ज़रूर रखनी चाहिए। डज़न्ट मैटर मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ या एमएनसी में काम। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग
इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत आसानी से, खासकर अपने अर्ली डेज में। अगर मैं किसी एमएनसी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है कि यार आप लिमिटेड आवर्स में काम करो, उनकी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करो, और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस एंड सारी पॉलिसीज, सारे सिस्टम, सब कुछ वहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन होता है, और हम्म, कोई हसल नहीं होती आपके काम में। आपको क्लैरिटी से काम बताया जाता है, आपको ए बी सी करना है, वो आपको ए बी सी खत्म कर देना। स्टार्टअप अनप्लान्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, पर्सन ड्रीवन होती है, तो बहुत सारे चेंजेस बहुत रेगुलर और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होते रहते हैं वहाँ पे। अब ऐसी इन्वायरमेंट के साथ काम करना और एक स्टेबल इन्वायरमेंट के साथ काम करने में डिफरेंस है। हम्म। अब ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस हो सकती है। आप किसको रिकमेंड करोगे अगर एज अ फ्रेशर जनरल बोलूँ मैं तो किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे? मुझे लगता है इन अर्ली डेज यू शुड गो स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप आपको सीखने के लिए देगी, और ये आपका ट्रेनिंग मोमेंट है। हम्म, यू शुड नॉट वेस्ट इट। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट किसने की हैं? IITians, NIT पीपल। अब उनकी लाइफ तो हसल से भरी होती है ना। स्टार्टअप विदाउट हसल नहीं हो सकती। अगर कैंडिडेट किसी को रिज्यूमे बनाना है, फ्रेशर है, राइट, या मान लो 2-3 साल एक्सपीरियंस, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि जैसे टेक में आप एक टेक का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी डेवलपर या इंजीनियर जो आप हायर करते हो, कि कैसे रिज्यूमे में क्या होना चाहिए, जो किस वे में फॉर्मेट होना चाहिए कि हाईलाइट अच्छे से हो, दिखे कि उन्होंने क्या वर्क किया या क्या उनका एक्सपीरियंस है। और इवन सिमिलरली फॉर नॉन टेक ऑल्सो, क्योंकि आप खुद भी हायर करते हो, राइट, फॉर योर टीम रिक्रूटर्स एंड अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो दोनों का मुझे एक एग्जांपल कोई भी रिज्यूमे दीजिए। अंडरस्टैंडेबल होना बहुत जरूरी कैसे होगा वो अंडरस्टैंडेबल? अगर वो स्ट्रक्चर में है तो। व्हाट डज मीन व्हेन आई एम स्क्रीनिंग ए रिज्यूमे? मतलब मैं किसी पर्टिकुलर की एक जर्नी को रीड करना चाहता हूँ। अब जब मैं वो रीड कर रहा हूँ तो वो जर्नी स्टार्ट तो एजुकेशन से ही होगी ना। करेक्ट। तो सिंपल, पोस्ट एजुकेशन, देन आपका फर्स्ट जॉब में आपने जो किया है उसको हाईलाइट करो बस। इट शुड बी नॉट मोर देन इन ए पैराग्राफ। 2-3 लाइन का पैराग्राफ आपने बना लिया, उसी में आप उसको हाईलाइट कर दो, अपनी की स्किल्स ऐड ऑन कर दो वहाँ पे। एंड जैसे जैसे आपकी लाइफ में आपने ग्रो किया है, आप उसके साथ साथ अपनी जर्नी को बताओ। होता क्या है, बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है उसको टॉप पे और बोल्ड मार्क करते हैं। आई थिंक वो कंफ्यूज कर देता है किसी भी रीडर को जब वो आपके बारे में पढ़ रहा है। रिज्यूमे मीन्स somebody should be able to understand you in easy way। आपने किया क्या है, आप कौन हो, दैट इज इट। रिज्यूमे इससे ज्यादा कुछ प्ले नहीं करता। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी किया एजुकेशन, वो उसको जॉब, क्योंकि उसका सबसे रीसेंट है, तो सबसे रीसेंट जॉब उसके उसके बाद वाला जॉब अगर उसने 2-3 कंपनी में काम किया है, एंड देन नीचे में उसका, क्योंकि वो भी एक तो क्रोनोलॉजी किसी हो भी गया, स्ट्रक्चर में पैटर्न जैसे आपको कोई रीड कर रहा है, समझ पाए। आप उसको, आपको वो समझ पाए, सिंपल। 0 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स होते हैं जो वर्क कर रहे हैं। अब उनको अगर लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, तो टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हटा देते हैं, वो उनको मैच करना पड़ेगा। बट आपको एज अ पर्सन अगर लीडरशिप पे जाना है, तो क्या ट्रेड्स हैं, क्या स्किल्स होने चाहिए उनके पास, ताकि वो फास्ट ट्रैक ग्रोथ पाएँ, अपने लीडरशिप पोजीशन पे जा पाएँ? आप क्या खुद क्राइटेरिया देखते हो? देखो, लीडरशिप कम्स विद एक्सपीरियंस। एवरी कंपनी और एवरी टीम रिक्वायर्स दैट। यस, देर आर लीडर्स जिनके एक्सपीरियंस कम होते हैं, और वो लोग उनके ट्रेट्स बहुत अलग होते हैं। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ओनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कैरी करो। वट एवर यू आर टेकिंग इट जेन्युइनली उसको अटेम्प्ट करो, कंप्लीट करो। फिनिशिंग जरूर होती है हर एक लीडर के अंदर। लीडर ट्रीट्स अदर्स वेल, तो यू शुड बी रिमेंबर दैट आपके टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऐसे ना आपको प्लान करके लीडरशिप में नहीं जाया जा सकता। आपको उतना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा दैट वट एवर यू आर डूइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर इफ यू हैव द फीलिंग दैट यू आर डूइंग जॉब फॉर ए कंपनी, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बी ए लीडर।
यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या एडवाइस होगा जो अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में? स्टॉप गेटिंग ग्रीडी. ओके, फर्स्ट थिंग स्टॉप गेटिंग व्हाई? अ ग्रीडी पर्सन कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम. टू रन ए बिजनेस आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है बॉस. आपको खर्च करना पड़ेगा अपने आप को। आप रिस्क नहीं लोगे, आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो. आई थिंक दैट यू आर नॉट मूविंग लॉयल इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ. तो एंटरप्रेन्योर्स को फुल्ली डेडिकेटेड होके उस पे काम करना पड़ेगा, अपना पूरे ओनरशिप के साथ अपने आप को खर्च करना पड़ेगा उस आइडिया के ऊपर, सब उस भूलना बिज़नेस के पड़ता ऊपर। है बॉस. पहले 6 महीने मैंने सूरज नहीं देखा था. अरे! सक्सेस पैक्ट में उठता था, रूम में आता था, जाके वापस रूम में सो जाता था. दैट वाज माय लाइफ. बट दीज 6 मंथ गेव मी ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कोप टू एग्जीक्यूट माई सेल्फ. नो, ये करना तो पड़ेगा ही ना आपको, वो फोकस चाहिए. पिछले 10 साल में रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में क्या चेंज आया? इट इवॉल्व बिकॉज आई वर्क इन रिक्रूटमेंट. डिमांड इज़ क्वाइट डिफरेंट. नई टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आई हैं. रिक्रूटमेंट के लिए इवेल्युएशन क्राइटेरियाज बहुत बार चेंज हुआ है. पहले टेस्ट नहीं होते थे, अभी टेस्ट भी होते हैं. फैसिलिटीज़ बहुत सारे, कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया है. पहले इंस्टा हायर नहीं था, अभी है. राइट। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में टैलेंट एक्विजिशन के लिए अगर अब मैं बोलूँ तो जो भी टॉप टैलेंट है, कंपनीज़ को उनको अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़? सी, अगर स्टार्टअप है तो भाई पैसा देना पड़ेगा. वो रिवॉर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा. एंड यू हैव टू हायर पीपल विद द द इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशंस इज वेल इन अर्ली डेज. तो ई शॉप्स इक्विटी वो रखना होता है. वो अट्रैक्ट करने के लिए सबसे सॉलिड चीज़ होती है. एंड यू शुड बी क्लियर विद द आइडिया. अगर आप कंफ्यूजिंग आइडिया के साथ काम कर रहे हो तो आई एम श्योर आपकी हायरिंग डिफिकल्ट हो जाएगी. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. पीपल स्टार्ट फ्रॉम लोअर बजट एंड बाद में वो बजट को हायर भी कर लेते हैं. और टाइम भी वेस्ट कर देते हैं टाइम भी उसमें। वेस्ट कर लेते हैं. तो स्टार्टअप में टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि इन्वेस्टर वेट नहीं करेगा इतने टाइम तक आपके लिए. इन्वेस्टर ने आपके लिए 1 साल दिया ना, तो 1 साल में आपको हायर भी करना है और काम भी कराना है. तो यू विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट कि कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है. वो टैट बहुत मैटर करता है स्टार्टअप. टेक्नोलॉजीज़ का क्या गुड इम्पैक्ट अगर मैं बोलूँ तो आया है? मतलब लेट्स से एआई, डेटा एनालिटिक्स, इसका क्या रोल आया है रिक्रूटमेंट में? तो डेटा अगर आपके सामने है ना, तो आपके डिसीजंस बहुत ईजी हो जाते हैं. और डेटा इम्पैक्ट हर जगह करता है. इफ योर डिसीजंस आर डेटा ड्रिवन, आई थिंक you will be a good businessman. So technology impacted positively to any business. I don't see any negative impact of technology. जितना इवॉल्व करेगा उतना बिजनेस को बेनिफिट. एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए लेट्स से रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनाने के लिए कंपनी के कल्चर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है? कल्चर कम्स आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, जैसा मेरा मानना है. एटलीस्ट आप अपना एग्जिस्टेंस कंफर्म करो. आपके पास डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, और कुछ क्लाइंट्स होने चाहिए. कल्चर आप सेकंड फेज में बनाओ. तो कल्चर आप डे वन से लेके बैठोगे तो आपके पास क्लाइंट्स है नहीं, उस कल्चर का कुछ नहीं करने वाले हो. आपके पास डिलीवरी एस्पेक्ट्स होने चाहिए, क्या डिलीवर करना है, क्लाइंट आपके कैसे आपको देख रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. इकोनॉमिक डाउन टर्म में रिक्रूटमेंट एजेंसीज को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लास्ट 2-3 साल में ही आपको पता है बहुत चैलेंजेस आए हैं हायरिंग स्पेस में, राइट? तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और एक रिजिलिएंट कंपनी बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती ये आपने ऐसे ऐसे मारा है चोट एकदम मेरे को. तो ये सब चीज़ें आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते हो पहले. मार्केट स्टैट्स हैं. इफ यू आर रनिंग गुड एंड यू आर एबल टू फोरकास्ट कि यार मार्केट डाउन होने वाला है इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा और पेशेंसफुल रहना पड़ेगा. पेशेंस आर द की टू सस्टेन इन ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंसफुल हो, अपने काम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बीइंग ए फाउंडर और सीईओ, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि मेरा लगता था यार आज ऑफिस भी जाके क्या ही करूँगा मैं. तो थोड़ा मुझे पुश लगा कि नहीं, मुझे रहना है इसके साथ, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता. आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर टाइम.
तो जितना आप रहोगे अपने काम के साथ, यू विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आपके विचार से भारत में रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? यार $4 बिलियन की मार्केट है ये, अभी तक तो। इट इज ह्यूज वन। और इंडियन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, मतलब इट लेस देन 1%। सो आई बिलीव द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी बूम। अभी आप खुद भी देखोगे ना, इवन कंसीडरिंग इंस्टा हायर, हुँ, there are 100 more companies which are trying to solve recruitment problems। बहुत सारे कंपनीज एआई में आए हैं, बहुत सारे कंपनीज पहले से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट को उन्होंने एज एन मार्केट कैप्चर किया है। तो अगर प्लेयर्स इतने सारे हैं, तो आई एम श्योर मार्केट में इसका 10 साल में फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है। एआई और ऑटोमेशन हायरिंग प्रोसेस को कैसे सिम्प्लीफाई करता है? क्या आपने उसको यूज़ किया है? हाँ, बताइए थोड़ा। एआई तो बहुत सपोर्ट करता है। मतलब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेता हूँ। हम सब लोग पहले सोचते हैं, फिर लिखते हैं, तब उसको हम कहीं किसी क्लाइंट को या किसी कैंडिडेट को भेजते हैं। टुडे वी यूज़ चैटजीपीटी, तो मतलब हमारा तो पूरा टाइम ही बचा दिया। हो सकता है 8 घंटे में से 3 घंटे मैं ईमेल राइटिंग में लगाता था इससे पहले। चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी, ये सारे टूल्स मुझे सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से अगर आगे जो रिक्रूटमेंट टूल्स भी बन रहे हैं, इंस्टा हायर, इनिशियल डेज में आई वाज लाइक यार ये लोग हमारे क्लाइंट, अभी हम बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये लोग हमारे क्लाइंट्स को इम्पैक्ट करेंगे, हमारे क्लाइंट लेके चले जाएंगे। एंड दीज वर माई थॉट्स इन माई माइंड, इनिशियल थॉट्स। इनिशियल थॉट्स, बट फ्रेंकली स्पीकिंग द मार्केट इज बिगर देन दैट। If a tool is available, means the company is looking to, company is facing certain challenges, so I may also have scope to enter there। जहां इंस्टा हायर है मैं भी एंटर कर सकता हूँ ना, मेरे लिए भी एंट्री है। जहां मैं हूं वहां इंस्टा हायर भी एंट्री कर सकता है। मतलब हायरिंग इज गिविंग सम चैलेंज देयर। आई थिंक अपस्किल रीस्किलिंग बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड में कि लोग करना चाह रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअली हेल्प करता है और कितना किस लेवल पे हेल्प कर रहा है और लोग कर पा रहे हैं उस लेवल पे अपस्किलिंग और रीस्किलिंग? आई रियली डाउट। अपस्किलिंग इज अ वेरी बिग वर्ड। हमारा पूरा एडटेक मार्केट अभी अपस्किलिंग पे काम कर रहा था। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, बट प्रैक्टिकली वो कितना हेल्प कर रहा है लोगों को, ये हम ग्राउंड पे देख सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड पे जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जितने भी अपस्किल्स सर्टिफिकेट होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता किसी भी हायरिंग में। नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आपने क्या सोल्व किया है, आप क्या काम करते हो, किस एनवायरनमेंट में काम करते हो, आपने कितना सक्सेस अचीव किया है, दैट मैटर्स। एंड इन योर ग्राउंड एवरी डे you'll have to learn। पैंडेमिक के बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसा हुआ है? वर्स्ट। वर्स्ट हुआ है। देखो यार क्या होता है ना, अ, एक रिलेशनशिप में ना फियर होता है, चाहे वो मेरा फैमिली रिलेशनशिप है या मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप मुझे भी होना चाहिए, और बीइंग एन एम्प्लॉय, और मेरे एम्प्लॉयर को भी होना चाहिए। अब ये जो फियर है ना, ये पैंडेमिक के बाद बहुत कम हो गया है, क्योंकि मीटिंग्स बहुत कम हो गई। अब आप बताइए, आज के टाइम में हमारे बहुत सारी जनता है जो जॉब्स ढूंढ रही है और हमारा एक मिशन भी है कि हम लोगों को अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू भी डिफरेंट फाउंडर्स कंपनीज के उनके पास में जो भी जॉब्स है उनको दिलवा पाएँ, उनको रेफर कर पाएँ, राइट? तो आपके कंपनीज में किस तरह के अभी जॉब्स हैं जो ओपन है, किस एक्सपीरियंस पे किस तरह के रोल्स हैं? उन जॉब्स को हम हाईलाइट भी करेंगे हमारे ऑडियंस को, ताकि वो उसके लिए जॉब फॉर्म हम शेयर करेंगे उनके साथ जिस पे वो अप्लाई कर पाएँगे, और हम आपको उन सारे रिज्यूमेज़ को फॉरवर्ड भी करेंगे ताकि आप उससे हायरिंग कर पाओ क्यों? तो प्लीज़ बताइए किस-किस तरह के रोल्स हैं आपके पास? हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए तो रोल्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी गेट सक्सेस द काइंड ऑफ मैन पावर दे डू हैव। हुँ, तो उसके लिए तो हमारे पास टेक्निकल रिक्रूटर, एंड उसके ऊपर हायरार्की में प्लस मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, इवन वी आर ओपन टू हायर वीपीज टू। ओके।
people who are coming from the experience for hiring software product development market into technology and product were more than happy. Recently हमने नॉन आईटी का एक डिवीजन स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम काफ़ी बड़ी हायरिंग कर वी आर हायरिंग इन बैंगलोर फॉर ऑल दीज टेक्निकल रिक्रूटमेंट रोल्स. वी आर हायरिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट and these are the roles of from बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स टू बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स. ये सारे लोग सारे रोल्स पे हम हायरिंग कर रहे हैं. मेजरली हम फ्रेशर हायर कर रहे हैं फिलहाल. और हमारा फ्रेशर्स का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है कि भाई बीइंग एन इंडियन काम कर सकते हो क्या. अगर आप में वो काम करने का जील है, अगर आप वो मेहनत करने का जील है, तो आई एम श्योर आप हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट. Definitely you should be hungry enough and look forward for your development of career. तो ये 0 इयर्स एक्सपीरियंस से लेकर के आप मिड लेवल मैनेजर्स रिक्रूटमेंट के और 15 years I cater it. तो We are 0 hiring टू for 15 में रिक्रूटमेंट में कोई भी recruitment, business development, recruitment for technology, recruitment for non-technology. अगले 1 साल में आप कितने लोगों को हायर करने का आपका प्लान है? Almost 70 to 70 80. We 70 do have to an open role. okay, so 70 to 80 more people from across level 0 to Absolutely. 15 years. Absolutely. ठीक है, तो हम बिल्कुल आपके जॉब्स शेयर करेंगे हमारे ऑडियंस के साथ ताकि वो आपको इसमें हम हेल्प कर पाएँ, प्लस उनको हम हेल्प एक्चुअली कर पाएँ कि वो जॉब पा पाएँ। और आपके अगर कोई लिंक्स होंगे तो वो भी हम शेयर कर देंगे। बाकी हम अपना जॉब फॉर्म भी करेंगे जिसमें हम सारे आपको डिटेल्स शेयर कर पाएँ डायरेक्टली। आपका लास्ट मुझे कंक्लूज़न चाहिए कि आप अगर जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको अगर आप कुछ हाइलाइट्स देना चाहें कि अगर करियर बनाना है किसी भी स्पेस में, तो आपका रिकमेंडेशन क्या है आपके एक्सपीरियंस से? यार देखो, जो भी मुझे सुन रहा है ना, उसके लिए एक ही सजेशन है मेरा. अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो मेहनत करो, और मेहनत फोकस से करो. वो नहीं होता है जहाँ पे आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो कि यार मैंने आज रात 12 बजे तक काम किया या रात मैंने 2 बजे तक काम किया, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए वो जो घड़ी काम कर रही है ना, वो काम नहीं करती है. टाइम का कोई वो नहीं होता है। आप करेक्ट. सोचते ही नहीं हो टाइम के बारे में। वो आप अगर आपने घड़ी देख ली मतलब आपने मेहनत नहीं. ओके। सिंपल, मुझे ऐसा लगता है. तो भाई अर्ली डेज में तो यू शुड डू योर फुल एफर्ट्स. लर्निंग कॉलेज के बाद भी नहीं छोड़ी जाती. मुझे लगता है लोग कॉलेज के बाद किताबें बंद करते हैं. एक अपना आज़ादी का एक सेलिब्रेशन करते हैं. हम अब आज़ाद हो गए हैं, अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है. और ये बहुत ही नेचुरल है कि यार आप इतने साल पढ़ाई करने के बाद एक मोमेंट आता है जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, अगर वहाँ भी आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो आपको इरिटेटिंग लगेगा. बट समहाउ मुझे लगता है लर्निंग शुड नॉट गेट स्टॉप until you achieve something. और लर्निंग 18 साल पढ़ाई करने के बाद तो हैबिट हो जानी चाहिए यार. दिन में 24 नहीं तो 1 घंटा तो पढ़ सकता है आदमी. स्टडी करना चाहिए, ज़रूरी है. नहीं, बिल्कुल एक्चुअली ये मेरा भी थिंकिंग है क्योंकि जब कॉलेज ख़त्म किया मैंने, उसके बाद मैंने देखा कि यार लर्निंग अब तो पढ़ाई हो गई, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ। मुझे अपने आप से आया कि यार मुझे सीखना है और आपका लर्निंग कभी बंद नहीं होना चाहिए। पीपल हु अचीव समथिंग दे आर लर्निंग एवरी डे। बुक्स भी पढ़ रहे हैं, लोगों का चीज़ें भी देख रहे हैं। आज के टाइम में तो डिफरेंट मीडियम्स हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो जैसे ये पॉडकास्ट हुआ। आप ऑडिबल पे अपना कोई ऑडियो सुन सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, किसी का कोर्स देख सकते हो, फ्री में इतने मटेरियल्स हैं, बुक पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी लर्निंग बनी रहनी चाहिए, तभी जाके आप सीख पाओगे। वो जो आपने कॉलेज में सीखा है, स्कूल में सीखा है, वो ज़्यादा काम आने वाला नहीं है इंडस्ट्री में। आपको वहाँ जो लर्निंग इंडस्ट्री में मिलेगी, किसी भी सेक्टर में, और उसके रिलेटेड आप जितना सीखोगे, आई थिंक वही उसी से आप कुछ कर पाओगे। यार देखो, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स आप केटर करो. आपको ना बहुत ही बड़े और फैंसी एग्जाम्पल्स उठाने की ज़रूरत नहीं. आप एक सिंपल सी बात सोचो. बच्चा स्कूल जाता है, पहले 4 साल उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हें स्कूल में आ रहे हो और स्कूल में ये पढ़ाई के लिए होता है, तो उसको किसी तरह से वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है. उसकी हैबिट बनाई जाती है कि भाई तुम आके 4-5 घंटे बैठो, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शंस होंगे, देन यू विल गेट इनटू द स्कूल. ऐसे स्टार्ट होता है. करेक्ट। अब ये सेम प्रैक्टिस हम अपने कॉलेज खत्म करने तक फॉलो करते हैं. अब आप समझ रहे हो कि इतनी बड़ी प्रैक्टिस आप
अपने प्रोफेशन में आने के बाद अपनी चॉइस से तो नहीं छोड़। इसका मतलब आपका कुछ तो इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपने वो स्टडी करना छोड़ दिया। आप 10 घंटे पढ़ाई मत करो, आधा घंटा कर लो बस। बट वो हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। वो हैबिट अगर है लर्निंग वाली, वो माइंडसेट है ना, वो कहते हैं ना, लर्निंग कर्व्स हैज टू बी ओपन ऑल द टाइम। आपके आंख और कान खुले रहने चाहिए। दैट्स इनफ फॉर लाइफ। एब्सोल्युटली। दैट्स इनफ। दैट्स द बेस्ट थिंग टू क्लोज दिस पॉडकास्ट। आज बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट स्पेस, एक कंपनी रिक्रूटमेंट में खड़ा करने से लेके एक यंग प्रोफेशनल को क्या करना है आपसे सीखने को मिला। काफ़ी कुछ हमारी ऑडियंस को इसमें से वैल्यू आएगा, आई एम श्योर। प्लस जॉब्स है ही तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो रिक्रूटमेंट में, टीए कम्युनिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन दे आर एक्सपीरियंस्ड, या फिर कोई नया चालू करना चाहते हैं, कोई फ्रेशली ग्रेजुएट है या मास्टर्स किया हुआ है, वो डेफ़िनेटली अगर वो अप्लाई करना चाहता है, एक एक आपके जैसे विज़नरी फाउंडर के साथ काम करना चाहता है, तो वी विल डेफ़िनेटली रिकमेंड देम टू एक्चुअली अप्लाई फॉर इट एंड वी विल पास ऑन, राइट? Well, it was great having so many talks with you. It was great having conversation with you today, Preet. Thank you so much for coming. थैंक यू आकाश।